से खास रिएक्शन नहीं नज़र आ रहा, हालांकि अच्छी खबर है। रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस अच्छी दी जा रही हैं फ्रॉम एनर्जी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऐसे दीगर सेक्टर से अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन स्टार्ट होते हुए देखा गया था रिजल्ट सीजन को ऑन अ स्लाइटली डल नोट। सो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, इस वक्त तो रिज़ल्ट बेहतर ही एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और हमारा भी यही ख्याल है कि रिज़ल्ट में ऑयल की जिस तरह से बात की जाए और सीमेंट वगैरह की, तो उसमें ग्रोथ हम देख सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट का जो इंक्रीज़ होना है और वो जो सारी चीज़ें हैं वो शायद उसको नलीफाई कर रही हैं इस वक्त। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त हमारी, कि जो रिज़ल्ट की वजह से जो रैली बननी चाहिए थी वो मेरे ख्याल से वो रिज़ल्ट सीज़न जो है वो स्पॉइल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में बिल्कुल वेल एनीवे रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशंस जहाँ पे इनका ताल्लुक है, वील बी टॉकिंग टू अनदर एनालिस्ट शॉर्टली। हम AKD रिसर्च की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम सीमेंट सेक्टर के फॉर द मंथ ऑफ जैन 2008 जो फिगर्स आए हैं, डिस्पैचेस के फिगर्स आए हैं, उस पर बात करेंगे और ओवरऑल आगे क्या सूरत हाल नज़र आती है वाइल लुकिंग एट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और उस लिहाज से लोकल सेल्स और फिर एक्सपोर्ट्स की क्या सिचुएशन नज़र आती है उस पर बात होगी। और रिज़ल्ट सीजन में आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है सीमेंट के हवाले से? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे सीमेंट सेक्टर के रिजल्ट स्पेसिफिकली फॉर स्पेसिफिक कंपनी जो बड़ी कंपनीज हैं कैसे रह सकते हैं? देखें, बेहतर आने चाहिए। लकी के पास जो है वो नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के लिए बुकिंग है एक्सपोर्ट के हवाले से। जहाँ तक अभी जो रिज़ल्ट आने हैं वो तो बेहतर नज़र आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से क्या डिसीजन लेती है, चूँकि हमारा बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम को किसी परसेंटेज से हम कट करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली सीमेंट सेक्टर पे आएगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली आने वाले रिजल्ट्स हैं वुड बी बेटर रिजल्ट्स। ऑल राइट, विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर ब्रेक। और जैसे कि मैंने खास मेंशन किया कि बात होगी सीमेंट सेक्टर पे, सीमेंट सेक्टर पे बात होगी इन सेक्टर फोकस टुडे। जनवरी 2008 के डिस्पैचेस के फिगर्स आ चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं, जिसमें कहा जा रहा है तकरीबन कि टोटल डिस्पैचेस ने डिपिक्ट किया ग्रोथ 6.2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इस पे बात होगी एंड मच मोर, लेकिन चलते हैं ब्रेक की तरफ। आप देखते रहिएगा मार्केट पल्स। इनकी विद इन द सेक्टर AKD रिसर्च से DG खान सीमेंट, लॉर्ड लकी सीमेंट और अटक सीमेंट जो है उसमें अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। और साथ ही DG खान सीमेंट के लिए फेयर वैल्यू दे रहे हैं 124 की, लकी सीमेंट के लिए 151.6 की और 119.6 की अटक सीमेंट के लिए। वुड यू एग्री विद दिस फेयर वैल्यूज? से शायद मैं एग्री ना करूं। एंड व्हाई इज दैट सो? देखें, ये सारी नंबर्स की गेम है और जो है वो आप अगर देखें, जैसे उन्होंने कहा कि लोकल सेल्स पे इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। अभी आप देखें रियल एस्टेट मार्केट की स्पेसिफिकली, हाँ ठीक है, अभी विंटर्स चल रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप देखें तो रियल एस्टेट बिजनेस थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, हमने विटनेस किया है। जिस तरह स्टॉक मार्केट में आया, रियल एस्टेट बिजनेस में भी डिक्लाइन आया है और हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो यहाँ से फॉरेन मूव हुआ है रियल एस्टेट का। ये सब इन्वेस्टर भी जानते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, जहाँ तक एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं, ये जो बड़ी कंपनीज जिन तीनों के आपने नाम लिए वो बेटर हैं। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया में भी इस वक्त बहुत शॉर्टेज है सीमेंट की और तकरीबन उनको लाइन अप होने में उनकी अपनी इंडस्ट्री को तकरीबन 2 साल तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लग जाएंगे। तो वो हमें 2 साल के लिए वहाँ एक्सपोर्ट की मार्केट जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा UAE में भी उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, उनको भी तकरीबन 2 से 2.5 साल लगेंगे जो उनकी मार्केट वो उनकी प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगी, तो वो मार्केट हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर अफ़गानिस्तान में कोई डेवलपमेंट शुरू होती है, हमारे अर्थक्वेक विक्टिम्स जो एरियाज़ थे वहाँ पे कोई जो है वो डेवलपमेंट अभी तक हमने नहीं देखा कि कोई प्रॉपर जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हुई हो, तो वो शुरू हो तो वो उससे भी जो है वो हमारी अपनी लोकल रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका लार्ज नंबर ऑफ स्केल है, उनकी जो कॉस्ट होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, तो उनको ज़्यादा एडवांटेज होगा और उनको जो चूँकि उनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है तो वो उस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकेंगे और उनको एडवांटेज होगा और उसकी वजह से उनकी अर्निंग डेफिनेटली बेहतर आएंगी। और ज़्यादा फ़र्क नहीं है, डेफिनेटली हर एक की अपनी जो है वो वैल्यूज़ होती हैं।
तो उस लिहाज से थोड़ा बहुत फ़र्क है, मेजर फ़र्क नहीं है इनकी फेयर वैल्यूज़ के अंदर हमारी तरफ से। अच्छा, लेकिन आप इतना ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहे ऑन द सीमेंट सेक्टर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बुलिश। आप अगर अभी वैल्यूज देखें तो 16-17 पे लकी सीमेंट ट्रेड कर रहा है, और अगर आपकी 30-35 की फेयर वैल्यू है तो 15 to 16 रुपीज़ की वैसे ही अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और वो सारी चीज़ें कुछ बेहतर हो जाती हैं तो वो गेन आ जाएगा। और अगर आप उसको आप अगर आप मटीरियलाइज करें इन टर्म ऑफ परसेंटेज तो 15 to 16% आप जो है वो उसमें उस लिहाज से अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन आप अगर पे आउट के हवाले से सीमेंट सेक्टर को देखें तो कोई भी सीमेंट कंपनी जो है वो कोई बहुत अट्रैक्टिव पे आउट नहीं देती। तो देयर आर अनदर स्क्रिप्ट जो कि आपको रिटर्न्स इनमें ज़्यादा अच्छे हैं, रिटर्न्स इनमें नहीं अच्छा, सीमेंट कंपनी ज़्यादा अच्छा है तो वहाँ जा सकते हैं। आप देखें ऑयल सेक्टर के हवाले से अगर आप बात करें OGDC कि आप अर्निंग की बात करें तो उनकी अर्निंग बेहतर है, प्लस उनकी जो है वो आपको कैपिटल गेन के चांसेस हैं, पोटेंशियल ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है और पे आउट भी अच्छा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, ऑयल एंड सेक्टर। अच्छा, और साथ ही फिर आप कहेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में? राइट, because FOG fertilizer in terms of returns has been giving good payout. Yes, of course according to the price earning ratio आप अगर देखें तो उसका बहुत अच्छा है। और उसके अलावा आप एंग्रो देख लें, एंग्रो ने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है अपना बिजनेस और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स किए हैं। अच्छा। अभी वो पाउडर मिल्क में आ रहा है, ऑलपर्स इन्होंने लॉन्च किया था, पाउडर मिल्क में आ रहा है। और इवन एंग्रो फूड्स ने गेन किया तकरीबन 16% से मार्केट शेयर इन 18 मंथ्स, जहाँ पे इनकी ऑलपर्स की लॉन्च हुई थी। एंड द कंपनी नाउ, अब जो इनका इनका जो कॉन्फ्रेंस हुई, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इन्होंने कहा कि ये इन्वेस्ट करेंगे 3.4 बिलियन रुपीस ओवर 2 years टू सेट अप कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग एंड आइसक्रीम प्रोडक्शन फैसिलिटीज। आइसक्रीम की ऑब्वियसली ग्रोथ देखते हुए विद इन द कंट्री दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस फास्ट ग्रोइंग फूड सेगमेंट्स। So does that make Engro an attractive buy अगर Engro Foods को भी incorporate कर दें Engro में overall? देखें, Engro का बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है। DAP और फर्टिलाइजर से हटके भी अगर आप बात करें तो Engro के अंदर जो है वो Engro असाही है, एनर्जी में वो लोग हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, 6-7 इनकी सब्सिडरीज हैं। तो वो सारी चीज़ें मिलके एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो अर्निंग और ग्रोथ के हवाले से हम उसमें देख सकते हैं। फिल वक्त जो है वो उन्होंने बोरोइंग्स बहुत की हुई हैं तो उस लिहाज से थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी है जिसकी जो उन्होंने अपनी कैपिटल इंक्रीज की है, बट दे आर गोइंग इन द राइट ट्रैक। तो उससे लगता है कि इनमें आप कैपिटल गेन काफ़ी हद तक देख सकते हैं। इस वक्त पे आउट शायद उनका ना आए क्योंकि उनकी बिल्कुल एक्सपेंशंस की हैं और उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी डेफिनेटली उसकी होगी। तो मेरे ख्याल से 2010 और 2011 के बाद एंग्रो जो है वो खैर ग्रेजुअली बढ़ना तो अभी से शुरू हो जाएगा, लेकिन ये है कि उसको आप बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो वहाँ और आपको लगता है कि सीमेंट सेक्टर ने तमाम फैक्टर्स को डिस्काउंट कर लिया है, फैक्टर कर लिया है जो ग्रोथ के फैक्टर्स थे रिलेटेड टू द सीमेंट इंडस्ट्री। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अभी पोटेंशियल बहुत है इस सेक्टर में। देखें, पोटेंशियल डेफिनेटली बहुत है। अगर यहाँ पे अब इसमें जो है वो रियल एस्टेट में हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे अमार और दूसरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर हमारे यहाँ वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहती है और यहाँ अभी तक तो वो जाते हुए नहीं नजर आई, सो वन हैज टू बी अ लिटिल पॉजिटिव ऑन दैट नोट। राइट, लेकिन अगर वो कंटिन्यू रहती है तो मेरे ख्याल में हम इसमें अपसाइड ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छे सेक्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए बनिस्बत सीमेंट के वुड बी फर्टिलाइजर एंड द ऑयल सेक्टर? यस। अच्छा, और एंग्रो को आप टॉप पिक कहेंगे अपनी फर्टिलाइजर से? डेफिनेटली। और ऑयल सेक्टर में से? OGDC है और ऑयल एंड गैस के हवाले से अगर आप देखें तो PPL गैस में उसका एक्सपोजर काफ़ी है इस वक्त। अगर आप देखें तो 10 के तकरीबन मल्टीपल पे वो भी 10-11 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से PPL एंड OGDC विल बी बेस्ट। ओके, आपकी वैसे इंडेक्स टारगेट लेवल क्या है 2008 कैलेंडर ईयर एंड तक? अभी तो 2008 जो है वो स्टार्ट हुआ है। सो व्हाट्स योर टारगेट व्हाइल टेकिंग ऑल द फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन? देखें, इस वक्त प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो है वो इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद क्या कंडीशन रहती हैं और फिर बजट वुड बी द जो है ना इकोनॉमी का ट्रेंड सेटर होगा कि हम उन चैलेंजेस को किस तरह एड्रेस करते हैं। काफ़ी चीज़ें अभी से इंडिकेट की जा सकती हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए। बिल्कुल, उस लिहाज से देखा जाए तो डेफिनेटली हम ग्रोथ ही देखेंगे, हर साल हम देखते हैं।
और इंडेक्स चूंकि जब नेगेटिव आ रहा होता है तो सारी चीज़ें एक साथ नेगेटिव आ जाती हैं, तो एक सेंटिमेंट जो है वो बेयरिश हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जैसे ही पॉजिटिव खबरें आने शुरू होती हैं और 2-3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव खबरें आती हैं तो लोगों का सेंटिमेंट चेंज हो जाता है और टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट उनका इंटरेस्ट दोबारा बहाल होने लगता है। तो ये तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन ये है कि इस वक्त अभी भी थोड़ा सा जो है ना नई रिजीम के आने के बाद ही हम ईयर एंड पे जो है ना इंडेक्स की फोरकास्ट दे सकेंगे। अच्छा, तो यानी कि काफ़ी चीज़ों का भी आप वेट कर रहे हैं, राइट, पॉलिटिकली, बजट के हवाले से, इकोनॉमी की सूरत हाल देखते हुए, ओनली देन यू वुड डिसाइड। सो फाइनली यू वुड टेल इन्वेस्टर्स के अभी थोड़ा साइडलाइंस पे रहें। अभी बेहतर है कि इलेक्शन तक जो है वो अपनी ओपन पोजीशंस ना लें और कॉशन रहें, उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा महंगा ले लेना बेहतर है इन स्पाइट ऑफ कि आप इतना बड़ा रिस्क और इतना बड़ा टेंशन। It's better to be safe than sorry. Well, on that note, I would really like to thank you. बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, आप तशरीफ लाए खास मार्केट पल्स में। Thank you. Thank you so much. अब्दुल बासित जो है GM इक्विटी सेल्स